एवरीवन, वेलकम टू रतन श्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का नया चैप्टर जो कि है स्थिर विद्युतिकी। इसे हम बोर्ड के हिसाब से भी पढ़ेंगे और कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से भी पढ़ेंगे, जो कि आपके अलग अलग तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आ सकता है। जैसे कि अपने पास नीट है, IIT है, एडवांस है, बिट सेट है, KVPY है। डिफरेंट एग्ज़ाम में आप इनको यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस अपना यहीं पे कवर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक स्थिर विद्युतिकी। यह अपने पास कक्षा 12 से बिलोंग करता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें स्थिर विद्युतिकी पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ को समझना होगा, जो कि है हमारे पास विद्युतिकी। आइए जानते हैं विद्युतिकी क्या होता है हमारे पास। विद्युतिकी हमारे पास भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर हम आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है विद्युतिकी, वह क्या है? भौतिक विज्ञान की एक शाखा जिसके अंदर हम आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए, अन्योन्य क्रियाएं हमारे पास क्या होती है कि मान लीजिए कोई भी अगर हमारे पास दो आवेश है, तो उन दोनों आवेशों के मध्य कितना बल लग रहा है, या दोनों आवेश एक दूसरे से किस प्रकार की प्रकृति या प्रवृत्ति रखते हैं। एक आवेश दूसरे आवेश को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। यदि कोई भी आवेश किसी प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो उस क्षेत्र का दूसरे आवेश पर क्या प्रभाव उत्पन्न होगा। इन सभी की जानकारी को, इन सभी चीज़ों को हम अन्योन्य क्रिया बोलते हैं, और इन सभी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन विस्तृत रूप से हम करेंगे विद्युतिकी के अंदर। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास विद्युतिकी है, उसकी यहाँ पे दो शाखाएं होती है। एक हमारे पास होती है स्थिर विद्युतिकी और दूसरी हमारे पास होती है गतिक विद्युतिकी। ठीक है, स्थिर विद्युतिकी और गतिक विद्युतिकी। विद्युतिकी जो रहती है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्थिर विद्युतिकी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंग्लिश में, और गतिक विद्युतिकी जो रहती है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बात समझ में आती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, स्थिर विद्युतिकी और गतिक विद्युतिकी। चलिए जानते हैं दोनों में अंतर क्या है। जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है स्थिर और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है गतिक। अर्थात यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में? स्थिर आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में। और यहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में? गतिमान आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं गतिक विद्युतिकी के अंदर। ठीक है, अगर हम NCERT के अकॉर्डिंग चलते हैं, NCERT में हमारे पास जो होता है, स्थिर विद्युतिकी को अन्य दो भागों में विभक्त करा है। जैसे कि अपने पास चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 है। तो चैप्टर 1 और 2 में हम कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे स्थिर विद्युतिकी का, और गतिक विद्युतिकी जो आता है हमारे पास, वो आता है चैप्टर नंबर 3 में, जो कि है हमारे पास धारा विद्युतिकी। धारा विद्युतिकी के अंदर हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। वो सब जैसे जैसे टाइम आगे आएगा अपने पास, जैसे जैसे हम चैप्टर का डिस्कशन लेंगे, आपको ये सारी बातें वहाँ पे क्लियर होती हुई चलेगी। चलिए, अब यहाँ पे जब हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, विद्युतिकी की शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल आ रहा है हमारे पास, वो किसका आ रहा है? आवेशों का। तो सबसे पहले हमें आवेश के बारे में पूरा डिटेल में जानना पड़ेगा कि आवेश होते क्या है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या इसके प्रकार हैं, कैसे कैसे इसके विशिष्ट गुण हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हमारा आज का टॉपिक है आवेश, जिसे हम यहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, विद्युत आवेश या आवेश क्या होता है? इसको हम विद्युत आवेश भी बोल सकते हैं
और सिंपल आवेश भी बोल सकते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश क्या है? तो बेसिकली विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत का गुण उत्पन्न हो जाता है और चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न हो जाता है। विद्युत और चुंबकीय प्रभाव दोनों अपन कह सकते हैं यहाँ पे। तो हम इसकी अगर परिभाषा लिखते हैं तो परिभाषा क्या होगी हमारे पास? आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत और चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। अच्छा, ये विद्युत और चुंबकीय गुण क्या होते हैं, इनको आइए समझते हैं हम डिटेल में। देखिए, आपने बचपन में चुंबक देखी होगी। जब भी हमारे पास कोई चुंबक होती है, अगर हम उस चुंबक को किसी दूसरे चुंबक के पास लेकर जाते हैं तो वह उसे अपनी ओर या तो आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, तो अगर कोई भी वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, इस गुण को हम कहते हैं विद्युत का गुण या चुंबकीय गुण। ठीक है, तो अगर कोई भी वस्तु है तो उसमें यदि विद्युत चुंबकीय गुण या विद्युत का गुण आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु पर आवेश है। यदि वस्तु पर आवेश नहीं है तो वे विद्युत का गुण या चुंबक का गुण उत्पन्न भी नहीं करेंगे। बात समझ में आती है? ठीक है, अब देखिए आवेश के प्रकार कितने होते हैं हमारे पास। आवेशों के प्रकार, ठीक है, हमारे पास मेनली दो प्रकार के आवेश होते हैं, बड़े सिंपल से। एक तो होता है धनात्मक आवेश और एक होता है हमारे पास ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनके बारे में आप डिटेल में ऑलरेडी बचपन में पढ़कर आ चुके हैं कि पॉजिटिव आवेश कौन से होते हैं, नेगेटिव आवेश कौन से होते हैं। ठीक है, हमारे पास हमें एक बात और याद है कि अगर हमारे पास समान आवेश है तो समान आवेश एक दूसरे को सदैव प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश है तो वे सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। धनात्मक आवेश कैसे उत्पन्न होता है? यदि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर धनात्मक आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस पर ऋणात्मक आवेश होगा। इसको मैं डिटेल में आगे भी एक्सप्लेन करूंगा जब मैं किसी भी वस्तु को आवेशित करना सिखाऊंगा कि कैसे हम किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। बात समझ में आती है? यहाँ पे हम आवेशों के गुण लिख सकते हैं। आवेशों के गुण से पहले हम यहाँ पे एक बात जान लेते हैं कि हम किसी भी आवेश को कैसे माप सकते हैं। ठीक है, और अगर हम आवेशों को मापते हैं तो आवेशों का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक क्या है हमारे पास? तो आवेशों को मापने के लिए हमारे पास एक मात्रक होता है। मात्रक आप सभी लोग जानते हैं, कक्षा 11 में हमने मात्रक पढ़े, फीमा और मात्रक। तो यहाँ पे आवेशों का मात्रक क्या है हमारे पास कि अगर हम बात करें एसआई सिस्टम में या एसआई पद्धति में अगर हम बात करते हैं तो एसआई पद्धति में हमारे पास आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है कूलम। ठीक है, आवेश का मात्रक हम यहाँ पे लिखते हैं एसआई मात्रक पद्धति में कूलम। ओके, यहाँ पे हमारे पास सीजीएस मात्रक पद्धति भी होती है, हम सभी ने पढ़ी कक्षा 11 में। सीजीएस मात्रक पद्धति में जो होता है हमारे पास आवेश का मात्रक वो होता है स्टेट कूलम, या आप इसे बोल सकते हो ESU। ESU का फुल फॉर्म होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो एसआई मात्रक पद्धति में हमारे पास आवेश का मात्रक है कूलम, सीजीएस मात्रक पद्धति में हमारे पास आवेश का मात्रक है स्टेट कूलम। अच्छा, अगर कोई आपसे इन दोनों के बीच में संबंध पूछे तो संबंध बड़ा सिंपल सा है। हमारे पास जो कूलम रहता है, कूलम के लिए हम शो करते हैं C। ठीक है, एक कूलम बराबर होता है हमारे पास 3 × 10⁹ ESU। ठीक है, या हम इसे बोल सकते हैं स्टेट कूलम भी हम इसको बोल सकते हैं। अच्छा, अब एसआई मात्रक पद्धति और सीजीएस मात्रक पद्धति के अलावा हमारे पास अन्य मात्रक भी होते हैं जो हम रेगुलर कमर्शियल बेसिस पे हम उसको व्यावसायिक तौर पर हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि एक मात्रक है हमारे पास स्टार में, आपको ये याद रखना है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो है हमारे पास फेराडे।
और एक फेराडे जो होता है वो लगभग बराबर होता है अपने पास 96,500 कूलम के। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक लगभग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू अपने पास होती है 96486 या 485 आप उसको बोल सकते हो, लेकिन लगभग आप इसको याद रख सकते हो कि 96,500 कूलम अपने पास एक फेराडे में होता है। ऐसे अगर मैं बात करूँ सबसे छोटा मात्रक, अगर कोई आपसे पूछे कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक है हमारे पास फ्रैंकलिन। ठीक है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक है फ्रैंकलिन। बेसिकली ये साइंटिस्ट के नाम है हमारे पास, फेराडे और फ्रैंकलिन। एक फ्रैंकलिन जो होता है हमारे पास वो एक ईएसयू के बराबर होता है, अर्थात फ्रैंकलिन और कुछ भी नहीं है, केवल ईएसयू का ही दूसरा नाम है। और एक ईएसयू में कितने कूलम होते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हमने देखा 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ईएसयू है। अगर मेरे को एक ईएसयू की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम, 3 × 10⁹ को 1 कूलम के नीचे ले जाएंगे और ये बन जाएगा 1/3 × 10⁹ कूलम आवेश। तो सबसे बड़ा मात्रक हमारे पास क्या होता है, फेराडे, और सबसे छोटा मात्रक हमारे पास क्या होता है, फ्रैंकलिन। बात समझ में आती है। अन्य मात्रक की अगर हम बात करें तो अन्य मात्रक में हमारे पास आता है एक इम्पॉर्टेंट मात्रक जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, 1 EMU। ठीक है, इसको आप एक एब्सोल्यूट कूलम भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको हम एक एब्सोल्यूट कूलम भी बोल सकते हैं। इसका वैल्यू होता है 10 कूलम के बराबर या 3 × 10⁻10 ईएसयू के बराबर। तो इनमें से किसी भी मात्रक के ऊपर अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप उसे सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा, जो आवेश है वह व्युत्पन्न किससे होता है, मतलब आवेश आता किससे अपने पास। तो बेसिकली आवेश को न तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश सदैव एक संरक्षित राशि है। आवेशों के आने का मेन रीज़न जो रहता है, मूल कारण जो रहता है, वो होता है हमारे पास आवेशों का स्थानांतरण, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाता है तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अच्छा, हमने यहाँ पे जाना कि आवेशों के मात्रक कौन कौन से हैं। तो ऐसा ही मात्रक पद्धति में हमारे पास मात्रक है कूलम। सीजीएस मात्रक पद्धति में हमारे पास मात्रक है स्टेट कूलम, जिसका दूसरा नाम है हमारे पास फ्रैंकलिन। इसे हम स्मॉल fr से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम कैपिटल F से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक कूलम जो रहता है वो 3 × 10⁹ ईएसयू के बराबर होता है। एक फेराडे जो होता है हमारे पास 96,500 कूलम के बराबर होता है। एक एब्सोल्यूट कूलम या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो रहती है हमारे पास वो 10 कूलम के बराबर होती है और 3 × 10⁻10 ईएसयू के बराबर भी होती है। चलिए, अब हम आवेश का मापन देखते हैं कि किसी भी वस्तु पर अगर आवेश है तो किसी भी वस्तु पर आवेश का मापन किस प्रकार कर सकते हैं। किसी भी वस्तु पर आवेश की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जा सकती है। ठीक है, सूत्र क्या है हमारे पास, Q = ±NE। अब देखिए, Q = ±NE, इस चीज के अंदर बहुत गहराई है। हमें गहराई से इस चीज को समझना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इवन इन कंपटीशन एग्जाम ऑल्सो वी कैन सी लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन हम कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी देख सकते हैं इसी फॉर्मूले के ऊपर। अब यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें, Q, N और E। Q जो रहता है वह हमारे पास क्या है, किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा है। प्लस और माइनस ये इस तथ्य को प्रदर्शित करती है कि वस्तु पर हमारे पास धनावेश है या ऋण आवेश है। हमने 2 तरह के आवेश डिस्कस करे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम धन का साइन यूज कर रहे हैं, प्लस का साइन यूज कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु पर धनावेश है। अगर हम ऋण साइन यूज कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वस्तु पर ऋण आवेश या ऋणात्मक प्रकृति का आवेश है। यहाँ पर n जो है वो कोई भी एक पूर्णांक संख्या हो सकती है। पूर्णांक संख्या आप जानते हो जो डेसिमल में नहीं होती, जो बिंदु में नहीं होती। 1 2 3 4 5 कुछ भी इसका नंबर हो सकता है, बस ध्यान रहे यह हमेशा एक पूर्णांकी नंबर ही होगा। अगर ये पूर्णांकी नहीं है तो आपके पास आवेश भी नहीं है। ई जो रहता है हमारे पास वो रहता है आवेश की सबसे न्यूनतम मात्रा। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका वैल्यू रहता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। किसी भी वस्तु पर यदि आवेश आता है
तो वह आवेश सदैव E के पूर्ण गुणज के रूप में आता है। बात को ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वस्तु पर आवेश सदैव E के पूर्ण गुणज के रूप में आता है। E क्या है हमारे पास, एक निश्चित मान है जो कि कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम है। और E का जो पूर्णांकी गुणज है यानी कि n का मान हमेशा क्या होगा हमारे पास, पूर्णांकी ही होगा, राइट। चलो Q बराबर प्लस माइनस NE, यह हमारे पास किसी भी वस्तु पर आवेश का मापन है। अब जरा देखेंगे हम कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आपको सूत्र याद रखना है Q बराबर प्लस माइनस NE, ठीक है। तो सूत्र को मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ पे N क्या है हमारे पास, 1 2 3 जो भी पूर्णांकी नंबर है, ठीक है। यह हमारे पास या तो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है या दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, ठीक है। E का जो मान है वो है 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसके ऊपर बड़ा इजी सा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा, एक तरह से ये वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, किस किस टाइप का क्वेश्चन पैटर्न आपके साथ बन सकता है। और मैं कह सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, आपको हर किताब में उसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यदि कोई वस्तु 3 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस पर आवेश की गणना करो। ध्यान रखिएगा बच्चों, थ्योरी के साथ ही अपन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपके साथ थ्योरी के कंसेप्ट भी क्लियर होते जाए और आपका न्यूमेरिकल कंसेप्ट भी क्लियर होता जाए कि कैसे हमें फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना है, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे कोई भी हमारे पास बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 3 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है तो उस वस्तु पर हमें आवेशों की गणना करनी है। और बेसिकली हमारे पास 3 गुणा 10⁻18 क्या चीज़ है, यहाँ पे n दे रखा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों को उसने त्यागा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट आप याद रखना, इलेक्ट्रॉन त्यागना किस बात को रेफर करता है, धनात्मक आवेश को रेफर करता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रही है वस्तु तो उस पर कौन सा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है वस्तु तो उस पर कौन सा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। क्यों आया, कैसे आया, ये सब बातें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब हमें क्या पता लगाना है कि वस्तु पर आवेश कितना है। तो आवेश के लिए हमारे पास सीधा सिंपल सा एक सूत्र है जो कि क्या है, Q बराबर प्लस माइनस NE है, राइट। अब यहाँ पे Q का हमें पता लगाना है, तो मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो कौन सा आवेश आएगा, धन मतलब हमें केवल पॉजिटिव साइन को ही यहाँ पे यूज़ करना है। N दिया है हमारे पास 3 गुणा 10⁻18, राइट। E जो है वो क्या है, आवेश का निश्चित मान, न्यूनतम मान, जो कि कितना हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर हम 3 इंटू 1.6 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा लगभग 4.8, और अगर आप 10 टू पावर को सोल्व करते हैं तो ये बनेगा 10 टू पावर -1, बिकॉज 18 - 19 -1। इसको हमने सोल्व करा तो 0.48 कूलम, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ये आपके पास फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप 1 हुआ। टाइप 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 2, ये एग्जाम्पल 2 हम कह सकते हैं, यदि किसी वस्तु पर 3.2 इंटू 10⁻18 कूलम आवेश है तो बताओ वस्तु ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे अथवा ग्रहण
करें। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि किसी भी वस्तु के ऊपर अगर इतना आवेश है तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं अथवा ग्रहण करे हैं। तो त्यागने और ग्रहण करने का निष्कर्ष हम कहाँ से निकाल सकते हैं कि आवेश की नेचर देख के। यहाँ पे हमारे पास आवेश धनात्मक है अथवा ऋणात्मक है। क्या दिया है बच्चों अपने को? आवेश दिया है। आवेश दिया है अर्थात क्यू का मान दिया, वो कितना दिया है? 3.2 × 10⁻⁻18 कूलम दिया है। बात समझ में आती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो प्रश्न है उसमें हमें ऋणात्मक चिन्ह नहीं दे रखा। अगर ऋणात्मक चिन्ह दिया होता तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही होती। अगर ऋणात्मक चिन्ह नहीं दिया है तो हम क्या मान के चलेंगे? यहाँ पे धनात्मक चिन्ह है और धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश है अर्थात वह इलेक्ट्रॉन त्याग रही है। तो एक बात हमारे पास यहाँ पे क्लियर होती है कि वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, न कि ग्रहण करेगी। चलिए अब हमें पता लगाना है कितने इलेक्ट्रॉन, कितने मतलब हमें पता लगाना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन की वैल्यू हमें यहाँ पर पता लगानी है। तो सूत्र जो होता है हमारे पास होता है Q बराबर ±NE, राइट। अब यहाँ पे मान किसका निकालना है? हमें एन का मान निकालना है। तो एन बराबर हमारे पास कितना होगा? एन बराबर हमारे पास होगा Q / E। Q का वैल्यू दे रखा है हमें 3.2 × 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई E का वैल्यू जो है हमारे पास वो कितना था? 1.6। ठीक है, अच्छा दिख नहीं रहा, चलिए दिखा। 3.2 × 10⁻⁻18 है, 1.6 × 10⁻⁻19 ये आ गया हमारे पास। तो ये कैंसिल हो रहा है हमारे पास 2 टाइम 10⁻⁻19 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 बनेगा और ये बन जाएगा हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स त्यागेगी। ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन्स त्यागे। बात समझ में आती है। तो ये हमारे पास टाइप 2 हुआ। इसके कई अन्य टाइप और हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप और कौन कौन से आते हैं हमारे पास। जितने भी टाइप है पहले मैं उन सारे टाइप को डिस्कस करूँगा, उसके बाद ही हम आवेशों के जो विशिष्ट गुण होते हैं, डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती है आवेशों की, उनके बारे में देखेंगे। जैसे कि हमारे पास आवेश एक संरक्षित राशि है, आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ संबंध रखती है, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। ठीक है, आवेश एक अपरिवर्तनीय राशि है। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से गुण जो है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आवेश के साथ संबंध रख सकती है। और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे कि किसी भी वस्तु को हम कैसे आवेशित कर सकते हैं, आवेशन की प्रक्रियाएं कौन कौन सी है, किस किस कंडीशन में कौन कौन सी प्रक्रिया हम वहाँ पे यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।